कोरोना वायरस के लिए प्रकृति जिम्मेदार है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संकट देश पर बीत रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। उन्होंने यह त्रासदी 5 चरणों में तैयार की। इनको अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत मोदी जी के कोरोना के प्रति विलंबित प्रतिक्रिया से होती है। आप मोदी जी की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले राजनीति और उसके बाद ही देश हित। 30 जनवरी को केरल में भारत का पहला कोरोना केस आया। उसी दिन WHO ने कोरोना को एक वैश्विक आपदा घोषित किया। इसका मतलब है कि कोरोना को दूर रखने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने सरकार को इस आने वाली सुनामी के बारे में चेताया। लॉकडाउन से पहले 4 बार ट्वीट करके सरकार को चेताया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 11 मार्च को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। मोदी जी ने तब भी कुछ नहीं किया। आखिर मोदी जी ने 19 मार्च को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू घोषित किया। जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को, रविवार को ही, मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। यह 3 दिनों की अजीब देरी क्यों? फिर 24 मार्च को उन्होंने घबराकर पूर्ण लॉकडाउन कर दिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उन्होंने WHO की चेतावनी के बाद भी 8 हफ्तों का इंतजार क्यों किया? 24 मार्च को ऐसा क्या खास था? इन सवालों का जवाब मोदी जी के राजनीति में मिलते हैं। 24 फरवरी को मोदी जी नमस्ते ट्रंप कहना चाहते थे। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। हजारों लोगों को अन्य राज्यों से बसों में भरकर लाया गया। 10,000 से अधिक विदेशी भारत में हवाई मार्ग से आने थे। देश को सुरक्षित करने का मतलब होता कि पार्टी कैंसिल किया जाता। यह नहीं करना था मोदी जी को, इसलिए मोदी जी ने 24 फरवरी तक कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने 24 मार्च तक इंतजार क्यों किया? क्योंकि मध्य प्रदेश को फतह करना अभी बाकी था। 16 मार्च को कांग्रेस के बागी विधायकों को बंगलौर के एक रिजॉर्ट में हवाई मार्ग से ले जाना था। इसका मतलब हवाई सेवाएं चालू रही। 21 मार्च को बागी विधायकों को बंगलौर से दिल्ली और फिर वहां से भोपाल ले जाना था। इसलिए जनता कर्फ्यू 19 को घोषित करने के बावजूद 22 तारीख तक लगाया नहीं जा सका। और 24 मार्च के बारे में इतना शुभ क्या था? क्योंकि शिवराज जी 23 मार्च को अपने शपथ ग्रहण पर एक पार्टी चाहते थे। तो जब उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हो गया, तब जाकर हम कभी वायरस से निपटने के काम में लगे। उन 8 हफ्तों में और क्या हुआ? 78 लाख यात्रियों ने भारत में दुनिया भर से प्रवेश किया। इनमें से 63 लाख यात्री बगैर किसी स्क्रीनिंग के भारत में घुसे। उनमें से कई उन जगहों से आए थे जहां कोरोना वायरस पहले से ही फैला हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अहंकार और सत्ता के भूख के लिए आम लोगों की बलि दे दी। जब अंत में उन्होंने कुछ किया भी, तो एक ऐसा लॉकडाउन किया जो नौटंकी और तानाशाही में बहुत आगे था, लेकिन तर्क और जमीनी तैयारी में बहुत पीछे। नतीजा यह हुआ कि मोदी जी ने कोरोना वायरस के वक्र को कम करने के बजाय अर्थव्यवस्था के वक्र को ही सपाट कर दिया। India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. हमें एक शांत एवं योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की जरूरत थी। हमें विशेषज्ञों के परामर्श और टीम वर्क की जरूरत थी। हमें विनम्रता, पारदर्शिता और संवाद की जरूरत थी। हमें एक समझदारी भरे संतुलित लॉकडाउन की जरूरत थी। इसके बजाय मोदी जी ने 4 घंटे के नोटिस पर हमारी जिंदगी और जीवन यापन पूरी तरह से बंद कर दी। विशेषज्ञों, मुख्यमंत्रियों, जमीनी लोगों से परामर्श की तो क्या कहें, मोदी जी ने अपने ही मंत्रियों से चर्चा भी नहीं की। हमें दंभ और अज्ञानता देखने को मिली। उन्होंने घोषणा की, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज
कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। लॉकडाउन का असली फायदा मिले, इसके लिए हमें टेस्टिंग, सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा सेवाओं और इलाज की जरूरत थी। इनके बजाय हमें थाली, दिए और गुलाब के फूल मिले। हमें रामायण और महाभारत से बहलाया, मीडिया में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण व घृणा प्रसारित की गई। मार्केटिंग का मौका कभी न छोड़ने वाले मोदी जी ने इस समय का भी इस्तेमाल अपनी खुद की छवि को चमकाने में किया। उन्होंने कोरोना के विषय में सितारों और खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने खुद की निजी योगा ऐप निकाली। हमें खुद को प्रेरित करने के लिए मोदी जी के पत्रों का संकलन भी मिला और हमें घोटाले मिले। टेस्टिंग किट से लेकर वेंटिलेटर, सुरक्षा उपकरणों तथा रेलवे के टिकट तक में घोटाले। इस प्रकार लॉकअप का परिणाम हमारे सामने है। तड़पते मरीज, असुरक्षित कोरोना योद्धा और टेस्टिंग सुविधाओं की भारी कमी और अंततः एक असफल लॉकअप जो कोरोना के प्रसार को रोक नहीं पाया। इसके बाद मोदी जी ने गरीब व असहाय लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। चुनावों से पहले तो मोदी जी ने गरीबों के पैर धोने का काम किया था, लेकिन असलियत में वो गरीबों को लेकर इतने शर्मिंदा हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर आए तो मोदी जी ने अहमदाबाद में गरीबों को छुपाने के लिए दीवार खिंचवा दी। उन्होंने भारत बंद करने से पहले ऐसे लोगों को सिर्फ 4 घंटों का नोटिस दिया जिनके लिए घर में बिताया हर दिन भूखा रहना पड़ता है। ने लॉकडाउन करना था तो 10 दिन की मोहलत दे देते, 5 दिन की मोहलत देते, जिसको घरे जाना है वो चला जाता घरे, यहाँ भूखे प्यासे क्यों मरता। वो उनकी तब तक अनदेखी करते रहे जब तक वे भारत के तमाम हाईवे पर नहीं उतर आए। अंत में जब मार्च 29 को वो चेते तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए एक ऑर्डर निकाला जिसमें कहा गया था कि मजदूरों की जिम्मेवारी राज्यों की है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 3 करोड़ से अधिक लोगों ने मायूसी में घर जाने के लिए सड़कें मापी। उन्हें भूखा, हारा हुआ और कितने ही अत्याचार सहने के लिए अकेला सड़कों पर छोड़ दिया गया। उनसे अधिक किराया वसूला गया, खाने की कमी लगातार बनी रही और अंत में ट्रेनों में बिठाया गया तो वे हफ्तों ट्रेनों के साथ भटकते रहे। कितनों ने सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ दिया, कितने ही सोते सोते मारे गए और यहाँ तक कि सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन में भी भूखे मरे। मोदी जी की गरीबों की अनदेखी ने बंटवारे के बाद की सबसे बड़ी त्रासदियों को उत्पन्न किया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के नाम पर मोदी जी राष्ट्रीय संसाधनों की बंदरबांट व हमारी आजादी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर हमें 20 लाख करोड़ का जुमला मिला। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को। विशेषज्ञों का मानना है कि असल आर्थिक पैकेज इसका सिर्फ 10% यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के करीब ही है। इस हवाई आर्थिक पैकेज की आड़ में मोदी जी ने अपनी घोर पूंजीवादी राजनीतिक चंदे की मशीन को और अधिक गहरा किया है। कोयला, खनिज, हवाई अड्डों का निजीकरण, रक्षा क्षेत्र में 74% FDI को स्वीकार्यता, पर्यावरण से जुड़े नियमों व वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासी लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। दुनिया भर के देश गरीबों को सीधे पैसा देकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इससे पैसा वहां पहुंचता है जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तथा जहां वह मांग को दोबारा मजबूत कर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनके विश्वास पात्र सांसद ने जो किया वो हमें बताने के लिए काफी है कि भाजपा गरीबों को किस तरह देखती है। वे कर्नाटक से बाहर जा रही ट्रेनों को रद्द करना चाहते थे ताकि मजदूर मजबूरी में ही सही उनके बिल्डर मित्रों के लिए रुके रहे। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार कई राज्यों में श्रमिक कानूनों में भारी बदलाव कर रही है ताकि इन मजदूरों को जब वे काम पर लौटें तो कानूनी रूप से कंपनी मालिकों का बंधुआ बनाया जा सके। इन कानूनों में 12 घंटे काम लेने, किसी भी प्रकार का ओवरटाइम ना देने, जब मन करे काम पर रखने और निकालने तथा श्रमिक यूनियनों को कमजोर करने जैसे कानून शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी जैसे कानून को ही खत्म कर दिया।
ऐसा लगता है कि मानो एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ गया हो। आत्मनिर्भर भारत। लगातार 4 लॉकडाउन के बाद मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए, तो वो अब हमें बोल रहे हैं कि हम अपने भरोसे खुद हैं, आत्मनिर्भर बनो। पहले लॉकडाउन को देखते ही भारत के लोगों को समझ आ गया था कि हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। हमने अपनी तमाम मतभेद भुला एक दूसरे को जिस तरह बन पड़ा मदद की, खाने से पीने से मास्क बांटकर मुफ्त यातायात उपलब्ध करा, और अगर कुछ नहीं बन पड़ा तो अपनी सहानुभूति से। इस छोटी बच्ची के चेहरे की मुस्कान हमारे देश की आत्मा और हमारे लोगों के साहस को दर्शाती है। हम भारत हैं, हम इस सब से उबर लेंगे और मोदी जी हम भूलेंगे नहीं।